जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में हम लोग खनिज संसाधन जो पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उस खनिज जो जितने भी हमको यहाँ पर खनिज पढ़ना था उसमें हम लोगों ने खनिज में यहाँ पर पिछले 2 क्लास हो चुका है खनिज का, जिसमें हमने लौह अयस्क और मैग्नीज को कंप्लीट कर लिया है। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने खनिजों का वर्गीकरण किया और खनिजों का वर्गीकरण के आधार पे ही इसका अध्ययन करते हैं। तो चलो इसको एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, इसका वर्गीकरण दोबारा से करते हैं। खनिजों को 3 भागों में बांटेंगे। सारे लोग यहाँ पर इस पे प्रैक्टिस करेंगे और ये आराम से ये हो जाएगा, क्योंकि ये जब खनिज आता है तो ये 5 नंबर का आता है एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर से कम नहीं आएगा। 1 नंबर वाले तो इसके अंदर से आएंगे, लेकिन जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ये 5 नंबर में कम से कम बनेगा। ठीक, तो ये 5 नंबर दे जाएगा यही खनिज। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। तो खनिज में खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3। धात्विक, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ठीक, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब धात्विक को यहाँ पर 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक होता है लौह, एक होता है अलौह और तीसरा बहुमूल्य। क्या होता है? बहुमूल्य। ठीक, इसके बाद में इसमें कोई वर्गीकरण नहीं था, इसमें केवल उदाहरण थे नमक और नमक हो गया, अभ्रक हो गया, ठीक, और चूना पत्थर हो गया। क्या हो गया? चूना पत्थर। ऊर्जा में इसको 2 भागों में बांटे थे। एक था परंपरागत, परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत लौह, अलोह, बहुमूल्य। उसके बाद अधात्विक में नमक, अभ्रक, चूना पत्थर। ऊर्जा खनिज में परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक, तो ये थे हमारे खनिजों का वर्गीकरण। इसमें खनिज में लौह में पढ़े थे, यहाँ पर लौह अयस्क, लौह अयस्क। ठीक, और इसमें मैग्नीज, मैग्नीज। अलोह में यहाँ भी मुख्यतः 2 पढ़ना है, तांबा और बॉक्साइड, बॉक्साइड। ठीक, बहुमूल्य में सोना, चांदी और प्लेटिनम। ठीक, परंपरागत में इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कोयला और कोयला के बाद पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यानी पेट्रोलियम। ठीक, गैर परंपरागत में यहाँ पर सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा पढ़ेंगे यहाँ पर, और पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ठीक, परमाणु ऊर्जा। उन सारी चीजों को कहाँ पढ़ेंगे? गैर परंपरागत में। और इसमें कोयला, पेट्रोलियम और मुख्य रूप से यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों ने पिछले क्लास में इस पूरे वर्गीकरण को भली भांति समझ लिया। उसके बाद दोबारा आज फिर इसको समझें। उसके बाद इसमें से लौह, इस वाले पॉइंट को इसमें यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक, अब जो हमको पढ़ना है अलोह में तांबा और बॉक्साइट को पढ़ना है। तो सबसे पहले तांबा पढ़ेंगे। क्या? तांबा। ठीक, तांबा। तो तांबा मुख्य रूप से भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रमिक रूप से न्यून है, लेकिन फिर भी तन और ताप सुचालक होने के कारण तांबे की आवश्यकता अधिक होती है। मुख्य रूप से तांबे का जो उत्पादन होता है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें, मध्य प्रदेश की में एक खान है बालाघाट। ठीक, बालाघाट पे ही बाला के नाम से खदाने हैं। उस खदाने में तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। 1 नंबर में तांबा से आज तक जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है 5 नंबर 6 नंबर में लिखने के लिए। बस यहाँ पर तांबे से अगर कोई आया है अभी तक क्वेश्चन तो केवल 1 नंबर में आया है। ठीक, तांबा में
जो मुख्य रूप से तांबा, भारत में तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ऐसा करके एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत में तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक, मध्य प्रदेश के बालाघाट, कहाँ पर, बालाघाट। मुख्य रूप से तांबे का प्रयोग क्या होता है, तो ये जो है ये विद्युत का सुचालक होता है, और विद्युत के सुचालक होने के कारण इस तांबे में एक तन्य धातु है। तन्य धातु का मतलब इसको खींच के बढ़ाया जा सकता है, यानी इतना बड़ा अगर तांबा लेंगे तो उसको खींच के बहुत बड़ा कर सकते हैं, यानी उसको बहुत लंबा कर सकते हैं। तो खींच के इस तांबे को बढ़ाया जा सकता है, और ये तन्य है, और साथ ही साथ ये विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक होने के कारण ये जो है बिजली के उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक, बिजली के उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है, रासायनिक जितने भी सामान होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तांबा जो मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन अगर इसकी पेटी की बात करें तो ये उड़ीसा में भी इसका उत्पादन होता है। और इसके पहले जो हम लौह अयस्क की कई सारी खदानों को बताए थे, जिसमें एक सिंह भूमि की खदान बताए थे। सिंह भूमि कहाँ है, सिंह भूमि की खान, सिंह भूमि की खदान, यानी ये खान है सिंह भूमि की खान, और इस सिंह भूमि में भी ये तांबा पाया जाता है, ठीक। तांबा का उत्पादन इस सिंह भूमि में भी होता है, और भी भारत के जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इन क्षेत्रों में होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानों में तांबे का उत्पादन होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बिजली के सामान बनाने में होता है, और साथ ही साथ रासायनिक जितने भी उपकरण बनते हैं उन सारे रासायनिक पदार्थों में इसका प्रयोग होता है, रासायनिक उद्योग में, ठीक, इसका प्रयोग होता है। उसके बाद में अगला देखते हैं बॉक्साइट, ठीक, बॉक्साइट को देखते हैं। ठीक, ये बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट ये अनेक अयस्कों में, यानी बॉक्साइट जो कई सारे अयस्कों से, इसमें कई सारे अयस्क पाए जाते हैं, उन अयस्कों में से एक अयस्क है एल्यूमीनियम। अनेक अयस्कों में इसमें से एक और अयस्क है एल्यूमीनियम। ये एल्यूमीनियम जो है, ये जो हमारे आसपास देखते हैं बिजली के जितने भी तार होते हैं, जो तार होते हैं खंभे के ऊपर लगते हैं, मेन लाइन, इसमें जो तार होते हैं वो एल्यूमीनियम के ही बने होते हैं। एल्यूमीनियम का होता है, लेकिन वो एल्यूमीनियम, ठीक, वो किसका जो अयस्क है वो बॉक्साइट का अयस्क एल्यूमीनियम का बना होता है, जो विद्युत का सुचालक होता है। और विद्युत का अच्छा सुचालक होने के साथ साथ ये बहुत हल्का होता है, और इसकी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत मजबूत होता है और बहुत हल्का होता है। अगर तार को देखें तो बहुत हल्का होगा एल्यूमीनियम का तार, और मजबूत बहुत ज़्यादा होगा। तो एल्यूमीनियम का जो तार होता है ये विद्युत क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। जो सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले क्ले, यानी एक क्ले काले रंग का दिखने वाला बॉक्साइट, उसमें सबसे ज्यादा एल्यूमिना पाया जाता है। जो भी काले रंग की क्ले, जैसे क्ले मिट्टी होती है ना, कुछ जो एक मिट्टी के आकार का, उसी प्रकार से इसका निक्षेप जो होता है वो क्ले कलर का होगा, उसमें बॉक्साइट ज्यादा पाया जाता है, ठीक। तो जब बॉक्साइट इसमें, इसका मुख्य रूप से इसका प्रयोग बॉक्साइट में जो एल्यूमीनियम है, इसका विद्युत क्षेत्र में इसका उत्पादन, विद्युत क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा, ठीक। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा, ठीक, उड़ीसा।
ये उड़ीसा कितना उत्पादन करता है, तो टोटल उत्पादन का 52%, यानी ये उड़ीसा में 52% अकेले बॉक्साइट का उत्पादन करता है उड़ीसा। ठीक, यहाँ पर अगर देखें बात करें लौह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट, इन तीनों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उड़ीसा में। अच्छा, एक नंबर में उड़ीसा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसको उड़ीसा को एक नंबर इसको नोट कर लो। ठीक, इसको नोट करने के बाद में एक और चीजें नोट करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर गलती ज्यादा होती है उस गलती को यहाँ पर सबसे पहले लिखो उड़ीसा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करो उड़ीसा। और उड़ीसा में सबसे ज्यादा कौन से धातु पाए जाते हैं, यानी कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा लौह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट। अच्छा, इसको एक पेज में कोने पे इसको छोड़े रहेंगे, क्योंकि अभी जो चीजें यहाँ वाला भी उड़ीसा में ज्यादा पाया जाएगा उसको भी यहाँ पर उड़ीसा में लिखेंगे, क्योंकि एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भारत में बॉक्साइट उत्पादक सबसे बड़ा राज्य, बॉक्साइट को अलग से रटे हैं उड़ीसा, मैग्नीज को अलग से रटे हैं, लौह अयस्क को अलग से रटे हैं, बीच में तांबा आ गया, दिमाग खराब हुआ, तांबा लगा दिए। तो यहाँ पर ये गलती नहीं करना है, ये गलती करना है उड़ीसा को अलग लिखो और उड़ीसा के अंदर लौह अयस्क, मैग्नीज एक नजर में शॉर्ट नोट में ये याद हो जाएगा। अच्छा, तांबा, अभी तक हमने लौह अयस्क पढ़ा, मैग्नीज पढ़ा, बॉक्साइट पढ़ा, तांबा पढ़ा। इन चार लौह यानी चार पदार्थों में, चार खनिजों में 3 का उत्पादन केवल उड़ीसा करता है, 1 का उत्पादन जो कि तांबा है, और इस तांबा का उत्पादन कौन करता है, तांबा मध्य प्रदेश यानी एमपी। ठीक, मध्य प्रदेश में तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इसके अन्य तांबा ऐसा नहीं कि केवल मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, भारत के विभिन्न राज्यों में पाया जाता है। जैसे राजस्थान में हो गया, राजस्थान का एक खेकड़ी जो खदान है, ऐसे सिंध भूमि, झारखंड का सिंध भूमि हो गया, उड़ीसा में भी तांबा पाया जाता है। तांबा थोड़ा थोड़ा सब जगह पाया जाता है, लेकिन इधर मध्य प्रदेश में तांबे का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक, उसके बाद में ये भी हमारा हो गया, यानी लौह हो गया, अलोह हो गया। ठीक, अब हमको पढ़ना है बहुमूल्य खनिज। ठीक, लौह और अलोह हमने यहाँ पर पढ़ लिया, अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज। अच्छा, बहुमूल्य खनिज यानी बहुमूल्य एक ऐसा खनिज है जो है तो धात्विक। ठीक, ये जो बहुमूल्य खनिज है तो धातु, लेकिन ना उसमें इसकी कोई मात्रा है ना इसकी, यानी ना तो ये पूर्ण रूप से बिना लोहे का है, ना ये पूर्ण रूप से लोहे का है। ठीक, यानी ये इसको इन दोनों को मिला के एक तीसरा प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं बहुमूल्य। ठीक, इन दोनों से मिलकर एक तीसरा प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं बहुमूल्य। अच्छा, सोना का वर्णन करने के लिए अभी तक तो नहीं आया है, सोना का केवल एक नंबर में क्वेश्चन आया है कि भारत में सोना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। ठीक, सोना, चांदी और प्लेटिनम। ठीक, प्लेटिनम अभी एक बार भी नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर सोने का एक नंबर में आया है कि ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, चांदी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। लिखने के लिए इसमें है क्या, इसमें कुछ वर्णन करने के लिए ज्यादा मटेरियल ही नहीं है। 5 नंबर में अगर पूछ ही लेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना लिख सकते हैं इसके बारे में, सोना के बारे में 4-5 लाइन लिख देंगे, इससे ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं इसका जो क्षेत्र की इसके बारे में लिखे, इसलिए लिखने के लिए नहीं आता है। ठीक, तो सोना है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है कर्नाटक में। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो ये मिलेगा सोना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये नहीं मिलेगा कि भारत में सोने का वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। तो भारत में सोना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में। ठीक, चांदी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। ठीक, कहाँ पर, राजस्थान में। प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है इसकी बात अलग है। सोना के बारे में जानते हैं कि बहुत ढेर सारा पहनते हैं, ठीक, इधर उधर। चांदी है, इसको भी बहुत ढेर सारा
सारे लोगों को इसके बारे में पता है, सोना और चांदी। लेकिन ये प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम जो है हीरे की अंगूठी जो होती है, हीरे की अंगूठी का जो उसका बाहरी मेखला होता है जिसमें उस नग को रोका जाता है, वो नग जिस पे रुकता है वो चीज़ बना होता है प्लेटिनम का। यानी उसका फ्रेम जो बना होता है हीरे की अंगूठी का, वो फ्रेम बना होता है, वो प्लेटिनम का बना होता है। अच्छा, प्लेटिनम का बना होता है तो बहुत मजबूत होता है। यानी प्लेटिनम बहुत मजबूत तत्व है, यानी ये बहुत ही कठोर है, बहुत मजबूत है। ठीक, प्लेटिनम हीरे का जो नग होता है उससे महंगा होता है प्लेटिनम। हीरे का नग अगर खो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो बाहरी मेखला है वो बहुत महंगा है, क्योंकि हीरे का जो नग होता है उससे बहुत ज़्यादा महंगा होता है प्लेटिनम, उसका बाहरी मेखला, क्योंकि वो बहुत मजबूत होता है और यही प्लेटिनम ही उसको रोक पाता है। क्योंकि हीरा भी एक बहुत कठोर होता है, सारे लोग जानते हैं कि हीरा कठोर है, तो उस कठोर चीज़ को भी कठोर चीज़ ही रोक सकता है, यानी प्लेटिनम के द्वारा ही उसे रोकते हैं। मुख्य रूप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो प्लेटिनम का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो हीरे के अंगूठी में, यानी हीरे के जितने भी जहाँ पर हीरे का प्रयोग किया जाता है जड़त्व के लिए, उसके बाहरी फ्रेम के लिए प्लेटिनम का प्रयोग होता है। ये बहुत ही जो ठोस होता है, यानी कठोर होता है, मजबूत होता है। ठीक, उसके बाद में अब हम अगला आते हैं इधर अधात्विक पर। हमारा धात्विक हो गया। ठीक, धात्विक में हमने लौह अयस्क को पढ़ा, मैग्नीज को पढ़ा, अलोह में तांबा पढ़ा और बॉक्साइट पढ़ा, बहुमूल्य में सोना पढ़ा, चांदी पढ़ा, प्लेटिनम पढ़ा। ठीक, अब उसके बाद में हमको इसी क्रम में आगे बढ़ना है अधात्विक की ओर। ठीक, ये चैप्टर जिस प्रकार से चैप्टर पहला और चैप्टर चौथा और चैप्टर खनिज, ये सारे चैप्टर इस ज्योग्राफी सेशन के इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। पहला, चौथा कृषि और खनिज, और एक और चैप्टर है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा या अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी में। ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 4 चैप्टरों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और फिर इसमें बचा क्या 2 चैप्टर जो बचे हैं, उस 2 चैप्टर से तो लिखने वाला आता नहीं, लेकिन ये चैप्टर हमें लगता है कि अगर एक बार इसको पढ़ लें तो बहुत कुछ यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ के लिए भी, यानी क्लास 10 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ जहाँ हमको खनिज पढ़ना होगा आगे क्लासों में उन सब के लिए ये यूजफुल है। जहाँ जहाँ खनिज आता है, जहाँ जहाँ खनिज सिलेबस में है, वो सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अधात्विक में। अच्छा, धात्विक में क्या होता है कि अगर किसी 2 धात्विक वस्तु को ले लें, ठीक, यानी एक ही धात्विक वस्तु को लें और एक धात्विक वस्तु को लेने के पश्चात में, यानी एक लोहे का धातु लें और एक किसी अन्य पदार्थ को, और उसमें ठोकेंगे तो किस प्रकार से आवाज़ आएगी? ऐसे मतलब उसकी आवाज़ जो है खनक की आवाज़ आएगी। ठीक, लोहे का खनक के साथ आवाज़ आएगी। लेकिन अगर किसी अधात्विक पदार्थ को लो, यानी 2 लकड़ी को ठोको आपस में, तो उसमें आवाज़ दूसरी तरीके से आएगी। ठीक, उसमें आवाज़ दूसरी तरीके से आएगी। जैसे इसमें नमक हो गया, अगर नमक को ठोकेंगे तो आवाज़ क्या लोहे जैसी आएगी? नहीं आएगी। क्या अभ्रक को ठोकेंगे तो क्या उसके जैसी आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। क्या चूना पत्थर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, तो यानी इसको ठोकने पर खनक की आवाज़ आती है, इसको ठोकने पर खनक की आवाज़ नहीं आती। ना तो इसमें जो है लौह के गुण होते हैं, ना अलोह के, और ना ही ये बहुमूल्य। ठीक, हाँ, बहुमूल्य इस तरीके से कह सकते हैं कि नमक, अभ्रक ये है बहुमूल्य, लेकिन उतना नहीं है कि इसका प्रयोग हम लोग हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है। लेकिन इसका प्रयोग तो हमें नहीं लगता है, नमक का प्रयोग सारे लोग करते हैं, लेकिन अभ्रक ये हमारे लिए डायरेक्ट लाभदायक नहीं है कि अगर हम चाहें तो इसका प्रयोग अपने आप से कर लें। सोने का कर सकते हैं, इसका जो है पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, चैन वगैरह वगैरह, लेकिन अभ्रक का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी जो है एक ऐसा अधात्विक खनिज है जो कि इसका जो उद्योग क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम, और चलिए देखते हैं फिर अधात्विक में
अधात्विक में हमको पढ़ना है नमक, अभ्रक और चूना पत्थर। नमक, अभ्रक, अधात्विक में अधात्विक में मुख्यतः नमक, अभ्रक और चूना पत्थर। नमक, अभ्रक और चूना पत्थर। नमक का यहाँ पर नमक इम्पोर्टेंट नहीं है, सिलेबस में नमक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको पढ़ना है केवल दो चीजों को, अभ्रक और चूना पत्थर। नमक के बारे में भी जानते हैं, नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक, नमक का प्रयोग सारे लोग करते हैं, जानते हैं इसका जो नमक का प्रयोग, यानी हर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब व्यक्ति इस नमक का प्रयोग करता है। नमक को बनाते कैसे हैं? तो नमक को बनाने की प्रक्रिया होती है कि समुद्र के किनारे अगर यहाँ पर समुद्र है तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी जाती हैं। ठीक, इन क्यारियों को ऐसे बना दिया जाता है और जब यहाँ पर ज्वार आता है तो इस ज्वार में, इन क्यारियों में ज्वार का पानी चला जाता है और ये क्यारियों में पानी भर जाता है और फिर बाद में जब ये पानी पूरा भर जाता है तो इस क्यारी को और ऊंचा मेड़बंदी कर दिया जाता है। ठीक, इसमें और ऊंचा मेड़बंदी कर दिया जाता है और ऊंचा कर दिया जाता है और फिर दोबारा से ज्वार आए तो इस क्यारी में पानी ना हिले। ठीक, अब इसके अंदर जो पानी है ये कुछ समय के बाद भाप बन के पानी उड़ जाएगा और नमक तलछटी में जमा रह जाता है और नमक को यहाँ से खोद के निकालते हैं और फिर मशीनों की सहायता से उसकी सफाई करके उसको फिर फैक्ट्रियों द्वारा फिर धीरे धीरे उपभोक्ता तक पहुँचा दिया जाता है। और फिर इतिहास में भी इसको पढ़ना है, नमक कानून। इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ना है कि नमक कैसे बनाए थे गांधी जी और नमक कानून का उल्लंघन कब हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को हमको हिस्ट्री में भी पढ़ना है। उसके बाद में हमको यहाँ पर देखना है अभ्रक। तो अभ्रक क्या है? तो अभ्रक एक ऐसा जो धातु है, ठीक, एक ऐसा अधात्विक खनिज है जो कि ये विद्युत क्षेत्र में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी इसको इतना पतला किया जा सकता है कि कुछ ही सेंटीमीटर में, यानी ये प्रत दर प्रत के रूप में ये पाया जाता है। कुछ ही सेंटीमीटर में इसके बहुत ढेर सारी परतों को रख सकते हैं। ये एक प्रकार का ये पारदर्शी धातु है। क्या है? पारदर्शी धातु है। ये प्लेट अथवा पत्रक में पाया जाता है। इसके चादरों में विपाटन आसानी से हो जाता है। ये प्रति इतनी महीन हो सकती है कि इसके 1000 प्रति कुछ ही सेंटीमीटर में, इसमें अगर कुछ ही सेंटीमीटर में इतने से इतने के मध्य में लगभग 1000 प्रत को रख सकते हैं। इतना ज़्यादा पतला होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके इस पार से उस पार दिखाई दे। ठीक, जैसे हमने कोई एकदम पतला सा कागज दिया जिसके हमें उस पार दिखाई देता है। अगर उस पार दिखाई देता है तो पारदर्शी है, उस पार नहीं दिखाई देता है तो मतलब अपारदर्शी है। ठीक, तो अभ्रक जो होता है ये पारदर्शी होता है। इसकी कुछ ही सेंटीमीटर में इसके हजारों परतों को रखा जा सकता है। अभ्रक का रंग हरा, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का होता है। जो अभ्रक भारत में पाए जाते हैं, यानी भारत में बहुत सारे यहाँ पर अभ्रक की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो भारत में पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा जो उच्च क्वालिटी का अभ्रक भारत में पाया जाता है। ठीक, सबसे उच्च क्वालिटी का अभ्रक भारत में पाया जाता है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत में ही पाया जाता है। विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश भारत है। विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश भारत है। और साथ ही साथ अगर ये देखें कि भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन सा है, अब राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर खान में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर खान से अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामानों में किया जाता है, क्योंकि ये उच्च जो बिजली की जो विद्युत होती है उसकी ये प्रतिरोधकता, यानी उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला एक बहुत ही उपयुक्त खनिजों में से एक है।
जो कि विद्युत क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर दो तार के बीच में अगर कुछ गैप रखना है तो उसके बीच में यानी एक तार ये है प्लस माइनस, तो इसके बीच में दोनों तार अगर सटा के रखा गया है तो इसके बीच में एक अभ्रक की परत लगा दी जाती है जिससे कि दो तार आपस में टच ना हो। ये विद्युत ये बहुत ही ज़्यादा विद्युत जो प्रतिरोध होती है उसको सहन करने की इसके अंदर क्षमता होती है, ठीक, ताकि आपस में दो तार ना टच हो, और इसलिए इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। और इसके अन्य उत्पादक क्षेत्र में अजमेर हो गया, राजस्थान के अजमेर में भी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा अगर पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है तो वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर खान से, ठीक। अभ्रक का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर खान से, और विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश भारत, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अभ्रक भारत में ही इसका उत्पादन होता है, ठीक। उसके बाद में हमारा नमक भी हो गया, ठीक, अभ्रक भी हो गया। अब हमको पढ़ना है चूना और पत्थर। उसके बाद में फिर परंपरागत में आएंगे और गैर परंपरागत, ठीक, परंपरागत और गैर परंपरागत पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चूना पत्थर। ये तो हमें लगता है कि अभ्रक के बारे में सारे लोग समझ गए हैं कि अभ्रक क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, भारत में ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ठीक। उसके बाद में आते हैं लोग चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक, चूना पत्थर। चूना पत्थर ये क्या है? तो चूना पत्थर एक प्रकार का, चलिए देखते हैं चूना पत्थर। तो चूना पत्थर ये मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो चूना पत्थर मुख्य रूप से ये कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में ये पाया जाता है, ठीक। ये कैल्शियम, उसके बाद में इसका प्रयोग क्या होता है? तो ये अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग जो होता है तो सीमेंट उद्योग में ये कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है। ये अवसादी चट्टानों में भी पाया जाता है जिसमें मुख्यतः कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से बनी चट्टानों में ये चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक। इसका ये मुख्य रूप से यानी सीमेंट उद्योग में कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक। और ये लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। लौह प्रगलन की जो भट्टियां होती हैं, लोहे को गलाने की जो भट्टियां आती हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर का, ठीक। जितने भी लौह प्रगलन यानी जो लोहे को जो गलाया जाता है उसकी भट्टियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उसके किनारे किनारे ये लगाया जाता है, ठीक, चूना पत्थर। तो अब हमारा जो मुख्य रूप से इसमें है क्या चूना पत्थर में? चूना पत्थर में बस इतना है कि ये कैल्शियम, कैल्शियम चूना पत्थर मुख्य रूप से ये कैल्शियम या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक, कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में मुख्य रूप से ये बनी चट्टानों में ये पाई जाती है, ठीक। ये अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है और साथ ही साथ ये लौह प्रगलन की भट्टियों में भी इसका प्रयोग होता है। तो हमारा आधात्विक में नमक भी हो गया, अभ्रक भी हो गया और चूना पत्थर भी हो गया। अब जो हमको पढ़ना है वो है ऊर्जा खनिज, ठीक। ऊर्जा खनिज में जो कि ये चैप्टर काफी लंबा है। ऊर्जा खनिज में हम परंपरागत को पढ़ेंगे, कोयला पढ़ेंगे और पेट्रोलियम पढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस पढ़ेंगे। फिर गैर परंपरागत में पढ़ेंगे यहाँ पर जो 4-5 प्रकार के खनिजों को पढ़ेंगे, जिसमें जो है मुख्य रूप से जल संसाधन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, फिर उसके बाद में पवन ऊर्जा हो गया,
ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, तो इन सारी चीज़ों को हमको गैर परंपरागत में पढ़ना है और परंपरागत में। यानी अब हम जो आज का अपना क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, जो हम फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर ऊर्जा खनिज को वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो आज अगर जो पढ़ाया गया है या जो पढ़े हैं अगर नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट करिए और उसको निसंकोच होके पूछें। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।